भविष्य का आधार भी। तो देखिए, विकासवाद ही भविष्य का आधार है, विकास का आधार है। प्रधानमंत्री इस बात को लगातार जोर देते रहे हैं। लेकिन अजय बनर्जी जी, जिस तरह से चीन की जो विस्तार नीति रही है, चाहे वो साउथ चाइना सी की बात कर लें, ईस्ट चाइना सी की बात कर लें, जो उनके जो सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ जो उनको बॉर्डर लगता है वहां भी विवाद है, तो लगातार वो अपने चारों तरफ जो एक्सपेंशनिज्म वाली जो पॉलिसी है, विस्तारवादी जो पॉलिसी है, कहीं ना कहीं खामियाजा उन मुल्कों को तो भुगतना ही पड़ रहा है। बाकी साथ साथ ये जो नीति अख्तियार कर रहा है चीन, इसके क्या कुछ उसका मकसद क्या है और उसको किस तरह से नुकसान भी पहुंचा सकता है पूरे वैश्विक पटल पर, वर्ल्ड फोरम पे? कि आपने कई सारे सवाल पूछे, मैं उनका एक करके जवाब दूंगा। जी, सबसे पहले जी। साउथ चाइना सी में चीन, यूएन में एक संस्था होती है, उसका नाम है UNCLOS, उसमें चीन केस हार चुका है, मगर चीन उस हारे हुए केस की जो निर्णय है उसको मारने को तैयार नहीं है। पहली बात, साउथ चाइना सी में उनका 6 मुल्कों से विवाद है, वहां पर वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, 6-7 मुल्क है, मलेशिया, जिनका साउथ चाइना सी में विवाद क्या है। देखिए, साउथ चाइना सी एक बड़ा शैलो समुद्र है, वहां पर नीचे तेल और गैस के काफी बेशुमार कहते हैं वहां पर नीचे है, समुद्र के काफी एक एस्टिमेट है। इसलिए चीन वहां कहता है कि हाँ, ये सारा का सारा इलाका हमारा है। जहां तक की बात रही सेंट्रल एशिया में, तजाकिस्तान में चीन ने कुछ कोशिश करी थी, तो तजाकिस्तान आपको पता है रूस के इन्फ्लुएंस में काफी ज्यादा है, तो उन्होंने वहां से उनको मना करके भगा दिया। 2-3 दिन पहले चीन का कुछ झगड़ा रूस के साथ भी हुआ। रूस में एक शहर है व्लादिवोस्टॉक नाम का, चीन ने एक कहना शुरू कर दिया कि सन 1849 में एक ट्रीटी हुई थी रूस की और चीन की, वो गलत थी और व्लादिवोस्टॉक चीन का हिस्सा था। अब सोचिए, व्लादिवोस्टॉक में रूस के वहां तेल के ऑयल रिग लगे हुए हैं, व्लादिवोस्टॉक एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, और चीन आज 150-200 साल के बाद, लेकिन चीन के साथ तो अच्छे संबंध है, रूस के साथ तो अच्छे संबंध है चीन के। जी बिल्कुल, 2 दिन पहले हुआ, 2 दिन पहले, बिल्कुल रिसेंट डेवलपमेंट, बिल्कुल 2 दिन पहले। अब ये देखिए कि व्लादिवोस्टॉक का नया मसला खड़ा कर दिया। जापान के साथ उनका झगड़ा है ईस्ट चाइना सी में, जिसको डाइकू आइलैंड्स कहा जाता है, वो जापानीज कंट्रोल में है। चीन वहां पर भी मानने को तैयार नहीं है कि जापानीज हैं। ताइवान के साथ उनका झगड़ा है, उनका तिब्बत के ऊपर कब्जा है, सिंचियांग के ऊपर इलीगल कब्जा है। ये एक्सपेंशन है, बिल्कुल जैसे प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं, ये विस्तारवाद है। सिंचियांग और तिब्बत एक अलग कंट्री हुआ करते थे सन 49 तक, चीन का उनपे इलीगल कब्जा है। तिब्बत तो बिल्कुल अभी भी चिल्ला रहा है कि हम आजाद के लिए। सिंचियांग एक मुस्लिम समुदाय का मुल्क है, जिसके ऊपर ईस्ट तुर्किस्तान भी कहा जाता है, जहां पर चीन का इलीगल कब्जा है। तो चीन एक विस्तारवादी रूप से चलता है, उनका कई जगहों पर इशारा है, भूटान से झगड़ा कर रहे हैं, वो नेपाल से झगड़ा कर रहे हैं, तो ऐसी कई जगहें हैं। तो ये मेरे हिसाब से काफी खतरे की घंटी है। अजय जी, मेरा ये जानना था दर्शकों के लिहाज से कि एक तो आपने सी लाइंस पे आपने कब्जा कर रखा है, ईस्ट चाइना सी की बात कर लें, साउथ चाइना सी की बात कर लें, लगातार पैसिफिक में भी आप अब घुसते जा रहे हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात कि जिस तरह से वो निवेश करके, इन्वेस्टमेंट करके लाखों अरबों करोड़ों डॉलर देके आप उनको डेट जो ट्रैप है उसमें फंसाते जा रहे हैं बाकी मुल्कों को। ये जो एक नीति है, चाइना की पॉलिसी है, क्या वो देश जो उस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, क्या उस पॉलिसी को नहीं समझ रहे हैं या फिर समझते हुए भी नजरअंदाज कर रहे हैं? ये कई सारे ऐसे छोटे मुल्क हैं, इनमें से पाकिस्तान भी है, और अफ्रीका में कई सारे मुल्क हैं, कंबोडिया है, कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर चीन ने जबरदस्त कर्जा दे रखा है। अब ध्यान रखें, ये वो मुल्क हैं जहां डेमोक्रेसी या रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट बहुत पावरफुल नहीं है। तो जब आपने कर्जा ले लिया, तो शायद ये कर्जा जो है, ये लोग जो ले रहे हैं अपने निजी फायदों के लिए ले रहे हैं। पाकिस्तान में उन्होंने एक सीपैक बनाया है, वो जबरदस्ती एक मान लीजिए कि आज वो चीन के कब्जे वाली जगह है। तो ऐसे जब अफ्रीका में जो मुल्क है वो बहुत छोटे मुल्क है, पर वहां पर माइनिंग, ऑयल, कोल के बहुत बड़े बड़े खदान हैं। चीन की नजर उन खदानों पर है, इसलिए उन मुल्कों पे वो कर्जा देते हैं और वहां पर लिटरली उन जगहों को खरीद लेते हैं। अब ये खतरनाक चीज है, बहुत बड़ी विस्तारवादक बात है। मैं बिल्कुल सही, इसमें प्रधानमंत्री साहब ने आज लफ्ज इस्तेमाल किया है, विस्तारवाद का ईरा है, ये खत्म हो चुका है। ये छोटे मुल्क जो हैं, ये भी अब रियलाइज कर रहे हैं कि ये चीन की एक नीति है कि उनको पैसे देकर खरीद रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तान में अगर देख लीजिए, उनके मीडिया पर अगर नजर मारें तो वहां पर 1 अरब से विरोध हो रहा है सीपैक का, जो उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें अलग से विरोध हो रहा है। चाइना ने वहां पर $60 बिलियन का निवेश किया है पाकिस्तान में। अब अगर पाकिस्तान में चीन अगर घुसी गया है पूरे का पूरा, तो मान लीजिए पाकिस्तान तो उनकी बी टीम हो गई ना, हमारे हिसाब से तो बी टीम हो गई। खतरा हमारे लिए भी बढ़ता है। चीन एक नई चीज शुरू करके बैठ गया है कि गवादार में हम अपना मिलिट्री पोर्ट बनाएंगे। अब वहां से ईरान को भी खतरा है, सऊदी अरब को भी खतरा है। तो कई सारी चीजें हैं जो बीच में हो रही है मेरे हिसाब से। जी राइट।
Well, coming to you, General Asthana, when the Prime Minister tells the soldiers at the border, battling such difficult terrain, such difficult conditions, that how you serve your country is unparalleled in the world. You've been a soldier on the front lines. How does it feel? Firstly, his speech was very motivating, and certainly it brings the confidence, it develops the confidence of the troops in the front line. It not only motivates them, it also motivates their families who are sitting at home and watching it. It also joins the rest of the country with the man who is actually fighting. And there is a sense of possessiveness between the man and 130 crore people, that yes, we both belong to each other and we are made for each other and we are doing whatever we are doing for each other. So it's a very big message, the way he has conveyed. He has also brought out a large number of small points there, which I would like to highlight. Like he brought out a case of Ladakh, that in Ladakh, the way it has been administered by Rinpoches, that there has been no element of insurgency there. The people of Ladakh brought in Ladakh Scouts, and Ladakh Scouts, mind you, is one of the best forces in infantry. I have been Director General of Infantry and I've inspected Ladakh Scouts, and let me tell you, they are one of the toughest soldiers available on the earth. And they are the ones who represent India in all winter games, including ice hockey. So they are a gem of people, and they have always stood for India and protected India in every war. So that's another thing which which his eyes did not skip and his speech did not skip. Then there are other issues which were brought out as regarding infrastructure. You see, as far as infrastructure is concerned, certainly we were a late starter, but notwithstanding that, we have caught up. And as our infrastructure develops, our strength also develops. And that is why China is getting jittery. Because earlier China used to think that since they have the infrastructure up to LAC, they can pinprick us whenever they feel like. But now, with this kind of infrastructure getting developed, they will also get deterred. And one of the reasons why they have come and concentrated in the area of Galwan is that one of the deterrents is that if our infrastructure gets developed and if we can take on those heights, then their western highway is threatened. So that's another area where they have actually got threatened. Okay. जनरल सना, आप हमारे साथ बने रहिए. हमारे सहयोगी जो कि लेह लद्दाख से भी जुड़े हुए हैं, रमेश चंद्र, जो कि वहां से ताज़ा अपडेट देंगे. रमेश, हमने प्रधानमंत्री को सुना, बहुत ही अहम बातें कही. इस वक्त क्या कुछ वहां पे जो एंगेजमेंट्स हैं प्रधानमंत्री के, वो जरा बताएं. अब प्रधानमंत्री जी ले दौरा कंप्लीट करके, विलविंड टूर कंप्लीट करके दिल्ली के लिए निकल चुके हैं. थोड़ी देर पहले ही 15-20 मिनट पहले निकल चुके हैं. और ये आज का दौरा जो है एक सरप्राइज एलिमेंट है, और दूसरे साथ ही साथ इसका काफ़ी महत्व है कि यहाँ पर जो तैनात सैनिक बलों को मनोबल पूरा करने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दौरा है प्राइम मिनिस्टर की तरफ. Right, Ramesh ji, and as the Prime Minister's visit comes to a close in a short while from now, as he heads back for New Delhi, what would you say are the major takeaways? What would you say is the inspiration that he has given out to the soldiers that he visited today, whether it was at the Army Hospital or at Nimmo? See, his visit itself is a historic visit to looking at this scenario. Right now we are in Ladakh region. See, his visit has definitely given a moral boost to the soldiers, and it has sent a strong signal to the across the border also, and it gives the preparedness by Indian Army and Indian political leadership also. They are ready to give a chance to peace. And if it is not taken well, and if it is taken as a weakness, then we have ready to prepared with everything. ओके, रमेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा. हम एक बार फिर से मेहमानों की तरफ रुख करते हैं.
अजय बनर्जी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लगातार हमारी सरकार लगी हुई है और इसके लिए जो बजट है उसमें भी 3 गुना बढ़ोतरी की गई है, हम उसमें खर्च करने जा रहे हैं, जो बॉर्डर जो एरिया डेवलपमेंट है उसमें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें। इस लिहाज से चीन के मुकाबले हम किस तरह से अपने बॉर्डर एरिया जो है खासकर LAC के आसपास के जो इलाके हैं उसको हम किस तरह से और भी मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं? पहले तो मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं, जो LAC के लगते हुए हमारे इलाके हैं, वो लद्दाख हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल के आगे के इलाके हो, या सिक्किम हो, या अरुणाचल प्रदेश हो, जहाँ बहुत ही जटिल पहाड़ियां हैं, बहुत ही जटिल टेरेन है, बहुत ही कठिन है वहाँ सड़कें बनाना। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 2012 में शुरू हुई थी दारपुर शाया डीबीओ रोड, 255 किलोमीटर, जहाँ ये गालवान घाटी के जनरल अस्थाना साहब बात कर रहे थे, उसके सामने से निकल के जाती है। और ये 255 किलोमीटर की रोड बनाने में 20 साल जाके कंप्लीट हुई है, वो 8 साल लगे उस सड़क को बनाने। इतना कठिन इलाका है। ऐसे ही कठिन इलाके हर जगह है। चीन का इलाका थोड़ा सा कम कठिन है हमसे, हमारा इलाका बहुत कठिन है, हमारे रिसोर्सेज कम थे। जैसे जनरल अस्थाना ने कहा, हम शुरू कर दिया है, हमने देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, मगर ये है कि काम शुरू हो चुका है। जैसे मोदी साहब ने बताया कि 3 गुना इस बारी ज्यादा बजट है, वो सड़कों पर, ब्रिज पर लगता है। एक नया ब्रिज बना है, शायद नदी है, उसके ऊपर अभी राजनाथ जी ने इनॉग्रेट करा था फरवरी महीने में, बड़ा अहम ब्रिज है। उसके ऊपर से ये ब्रिजेस क्लासिफिकेशन होती है, ब्रिजेस को बनाने का तरीका होता है, उसके ऊपर से हमारी बड़ी गाड़ियां, टैंक, ये सब कुछ निकल पाए, ये एक तरीका होता है ब्रिज बनाने का। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में 6 नए ALG जिन्हें कहा जाता है हवाई अड्डे तैयार किए गए हैं पिछले 8-10 साल के अंदर। लास्ट ईयर इनॉग्रेट हुआ था, तो वो हवाई अड्डे जो है वहां पर एक नए विमान लैंड कर सकते हैं, छोटे बड़े विमान लैंड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप देखिए कि सिक्किम में हमारी सड़कें बन रही हैं ऊपर तक, उत्तराखंड में ऊपर तक सड़कें बन रही हैं, जोशीमठ से ऊपर तक। और वैसे ही लद्दाख में, चुशूल में, पेंगोंगसो के इलाके में, हॉट स्प्रिंग्स में, दारपुक में, ऊपर SSN जिसे कहा जाता है, सब सेक्टर नॉर्थ, गालवान, DBO और डेप्संग और काराकोरम पास तक सड़क बन चुकी है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कदम है और आगे जाके ये हमको फायदा देगा। चीन के पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही बना चुके हैं, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया आपके दर्शकों को कि उनकी तरफ जो इलाका है, टेरेन है, ज्योग्राफी है, वो जरा आसान है। हमारी तरफ बहुत जटिल है, इसलिए इससे समय लगा है और हमारे पास रिसोर्स कम थे, चीन के पास रिसोर्स ज्यादा थे, तो उन्होंने जल्दी बना लिया। हमारे को समय लग रहा है मगर बन रहा है। जी, right. Well, we go across now to our correspondent Ramesh. Ramesh, you were telling us about the major takeaways from the Prime Minister's visit, as also, well, the way he has been able to inspire the soldiers in his speech, in his address today. So, at this point, what's happening now? Right now, the army is back to their headquarters and leaders, army senior officials. And after interaction with and after the address by the Prime Minister at Nemo to the army people and ITBP personnel, it is very like morale boosting and inspiring act by the Prime Minister. And they have seen clearly PM leading them from the front, and he had given them full freedom to take decisions about whatever the decisions that have to be taken on the forward process to safeguard Indian sovereignty, and he has given clear message to the other side as well. Right, okay, Ramesh ji, thank you very much for joining us there. And well, General Asthana, coming to you, you were just talking about infrastructure as one of the points that the Prime Minister touched upon, and you were saying how India has caught up in terms of building infrastructure with China. There are many in the West who feel that the border standoff with China is also about infrastructure, because it was China's wish that India support China in matters of infrastructure development in that region, and the border standoff that it instigated was a result, was a retaliation for India's strong stand to ensure that there is peace and security in the region. Certainly, as far as we are concerned, we are making infrastructure to maintain our forces along the line of actual control, and we want peace. We have no expansionist design. But as far as China is concerned, they felt that this infrastructure is threatening them.
because they have firstly illegally occupied Aksai Chin, then they have connected Karakoram, and then they have developed the CPEC, they have developed the Western Highway into that area. And now they were thinking that if our infrastructure gets on to Galwan, and if we are somewhere around those heights, then we are actually very close to their, shall we say, a very crucial line of maintenance. So that was one of the reasons why they actually got cautious because of the infrastructure development, and that could be one of the reasons of their adventurism which they tried to do there. So as far as we are concerned, our infrastructure development is crucial to us. We did not stop it even during the standoff. And the infrastructure development, even I think one of the bridge which we were to make on Galwan Nala itself, we completed that even during the standoff period. So we are quite clear as to what we need to do and what we have to achieve as far as infrastructure development is concerned. Our troops certainly need better maintenance, and infrastructure ensures better maintenance of troops and their essentials reaching to them and their better connectivity, and if need be, a better response to Chinese aggression. लेकिन जनरल अस्थाना, मेरा सवाल आपसे ही होगा कि ये तो हमने लद्दाख की और इस तरह की जो नॉर्दर्न सेक्टर है हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जब ईस्टर्न सेक्टर की बात आती है, हम जानते हैं कि अरुणाचल में बहुत सारे विवाद हैं, वहाँ पे है, सिक्किम में है, नाकुला में हमने अभी देखा पिछले दिनों। तो जब हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ईस्टर्न हो जो, और फिर जो मिडिल सेक्टर है और फिर नॉर्दर्न, ये सारे जो बॉर्डर एरियाज हैं, इस पे किस तरह से भारत अपनी पहुंच को, एक्सेसिबिलिटी को और भी स्मूथ कर सके, इस लिहाज से आप कैसे देखते हैं भारत के इस तमाम जो कदम हैं जो वो उठाने जा रहा है, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, उसके वहां पर भी मेरे विचार से ईस्टर्न सेक्टर में भी बहुत डेवलपमेंट हुए हैं। जैसे कि अभी बनर्जी साहब ने बताया, ये जो एयर स्ट्रिप्स जितनी थी पुरानी अनयूज्ड एयर स्ट्रिप्स थी जो पहले यूज नहीं हो रही थी, उनको डेवलप किया गया। उसके बाद में एक रूल पास किया गया। अब पहले देख रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अड़ंगा ये भी आ रहा था बार बार कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस की बात चल रही थी। अब एक नया रूल पास कर दिया गया है कि 100 किलोमीटर जो स्ट्रेटेजिक रोड्स हैं उसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे भी काफी तेजी आई है काम। उसी मुताबिक रिसोर्सेज भी थोड़े बढ़ाए हैं। अब आप देखेंगे नथुला में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन LAC के आसपास ही है, बराबर ही है जो हमारा और चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मुताबिक। उसी मुताबिक जो सिक्किम वाला एरिया हो गया है। अब अगर आप उस तरफ जाएं, काफी जबरदस्त डेवलपमेंट्स हुए हैं। जैसे कि पहले जो ब्रह्मपुत्रा नदी थी उसमें गिने चुने ब्रिज थे, अब ब्रिज की संख्या बढ़ा दी गई है। बोगीबील ब्रिज कमीशन हो गया है, एक नया ब्रिज बना है। तो उससे क्या है कि हमारा जो ट्रुप्स का मूवमेंट है, चाहे नॉर्थ ऑफ ब्रह्मपुत्रा और साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा, दोनों साइड से अच्छी तरीके से हो सकता है, और हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो रिएक्शन टाइम थोड़ा कम हुआ है। उसके बाद ऑल्टरनेट रोड्स जो बन रही हैं, कहीं पे जैसे एक सिंगल रोड है, टेंगा की तरफ एक सिंगल रोड थी, अब उसका ऑल्टरनेट तरीका हम ढूंढ रहे हैं। और इस मुताबिक कई सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो कि आप देखेंगे। अभी ये डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड को मालूम है क्योंकि ये तो गूगल में आते रहते हैं और उसके ऊपर डेवलप भी होता रहता है। समय की कमी है और ये डेवलपमेंट का एक और मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन एक प्रतिक्रिया आपसे चलते चलते अजय बनर्जी आपसे लेना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने विस्तारवादी, हम उसी पर आज फोकस कर रहे हैं कि विस्तारवादी नीति जो है वो कहीं ना कहीं विनाशकारी है, वो किसी के भले के लिए नहीं हो सकती है। आज का जो जमाना है, जो आज का युग है, वो विकासवादी। लेकिन इसी कड़ी में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चाहे वो चाइना का वन बेल्ट वन रोड हो, OBOR जो प्रोजेक्ट है उसकी बात कर लें, या फिर जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो एक पॉलिसी उसने अख्तियार कर रखी है, ये सारी नीतियां कहीं ना कहीं उसी विस्तारवादी नीति को और भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है चाइना के लिए। कैसे देखते हैं इसको? क्या ये वाकई आज के जमाने में अब ये आउटडेटेड हो गया है, ये विनाशकारी है, विकासवादी नहीं है? जी देखिए, चीन अपने हिसाब से, अगर आप चीन की तरफ से देखें तो चीन ने बहुत सारा पैसा रकम लगाई है ये काम करने में। बहुत सारे मुल्कों, छोटे मुल्कों में, जैसे मैं पहले आपके दर्शकों को बता रहा था, खरीदने को लिटरली, जैसे म्यांमार जैसे छोटे मुल्क में उन्होंने पोर्ट, गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में से सड़क, सीपेट और अपने सारे काम करने के लिए ऊपर तक ले जाने के लिए छोटा सा ढूंढ रखा। सिमिलरली उन्होंने कंबोडिया में कुछ कर रखा है, ऐसे ही काम उन्होंने मंगोलिया में कुछ धक्के से कर रखे हैं, ऐसे ही काम उन्होंने गैस पाइपलाइन बिछा रखी है। एक एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट है गैस पाइपलाइन का, ये किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के साथ उनका, जो कि पहले सोवियत संघ के साथ वो करते जब आजाद मुल्क बन गए थे 25-30 साल पहले, तो उनके साथ उनके गैस पाइपलाइन का इंतजाम है कुछ। तो ये चाइना एक विस्तारवाद, इकोनॉमिक विस्तारवाद कर रहा है, मिलिट्री विस्तारवाद कर रहा है, और दूसरों के क्षेत्र को पकड़ने का विस्तारवाद कर रहा है।
ये 3 किस्म का विस्तारवाद उनका चल रहा है। मगर जैसे मोदी साहब कह रहे थे कि ये एरा खत्म हो चुका है, इसको लोग अब टॉलरेट नहीं करेंगे, और ये एक इकोनॉमिक विस्तारवाद की जो चीन चल पड़ा है, जैसे आपने ओबीओआर का मेंशन किया, उसमें से कई सारे यूरोपीय देश इस टाइम चीन से पल्ला अपना छुड़ाना चाहते हैं। इस टाइम ये हाल है चीन का। और जब मिलिट्री विस्तारवाद है वो अफ्रीका में कोशिश कर रहा है, और साउथ चाइना सी में कोशिश कर रहा है। इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा मिलिट्री विस्तारवाद का साउथ चाइना सी में, स्टेट्स ऑफ मलाका में, हिंद महासागर में और बंगाल की खाड़ी में आएगा हमें। क्योंकि चीन का जो विस्तारवाद है वो बांग्लादेश में, म्यांमार में, बांग्लादेश को उन्होंने 2 सबमरीन दे दी, पनडुब्बियां दे दी। अब बांग्लादेश में पनडुब्बी किसके खिलाफ चलानी है आपको भी पता है, वो हमारे खिलाफ चलानी है। किस मुल्क पे बांग्लादेश ने अटैक करना है, किसी कोई आसपास नहीं इस पे अटैक करना है। म्यांमार और इंडिया है, म्यांमार से उनका कोई लेना देना नहीं। और इस चक्कर में चीन के लगातार जो संबंध है न सिर्फ अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, बल्कि जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, मसलन अमेरिका को ले लें, ब्रिटेन को ले लें, ऑस्ट्रेलिया को ले लें, इनके साथ भी रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका भी एक 2 महीने से हुई थी डिप्लोमेटिक, करीब 10-12 दिन पहले की बात है। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, 2 दिन पहले रूस के साथ कुछ छेड़ के बैठ गए व्लादिवोस्तोक के ऊपर, ऐसे ऑस्ट्रेलिया के साथ छेड़ के बैठ गए थे कि आप अमेरिका के साथ मिले हुए हो। 10-12 दिन पुरानी बात है। तो ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कड़क सा जवाब दिया था। ये उस समय की बात है जब भारत और अमेरिका प्राइम मिनिस्टर मोदी और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन की बात हुई थी। आपको याद है, वर्चुअल समिट हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उस ऑस्ट्रेलियन समिट के बाद कुछ चीजें अनाउंस हुई थी। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ कर लिया। तो चीन को लगता है कि जो उनकी बात नहीं मान रहा वो गलत है। बिल्कुल, विश्व स्तर पे ऐसे नहीं होता है कि हर मुल्क का एक अपना एक नजरिया होता है, उनका एक सामरिक दृष्टि होती है, तो एक उनके अलायंसेज होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का अगर अलायंस अमेरिका के साथ है और वो अगर इंडिया के साथ कुछ रखना चाहते हैं तो चीन को उसमें कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। मगर चीन की आदत है हर मुल्क के साथ विस्तारवाद, जिसकी बात प्रधानमंत्री कर रहे थे आज, कि इकोनॉमिक विस्तारवाद, मिलिट्री विस्तारवाद, कई सारे विस्तारवाद चलाएंगे उन्होंने, मेरे को ऐसे लगता है। चलिए उम्मीद करें अजय जी कि ये जो विस्तारवाद नीति है चीन की, वो उसको समझे, उस पर रिविजिट करे, उसको फिर से सोचे किस तरह से, क्या ये शांति के लिए आज के ज़माने में, आज के एज में क्या ये ज़रूरी है। हम ये उम्मीद करते हैं, और प्रधानमंत्री का भी इशारा बिना नाम लिए उन्हीं की तरफ था, चीन की तरफ था, कि ये जो विनाशकारी रास्ता जो अख्तियार कर रखा है चीन ने, वो अगर उसको छोड़ दे, शांति के रास्ते पर जाए, विकासवाद के रास्ते पर जाए, तो ये पूरे क्षेत्र के शांति के लिए और प्रगति के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अजय बनर्जी जी, आप भी बने रहिए हमारे साथ, और जनरल अस्थाना आप भी हमारे साथ बने रहिए। हम अभी यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जो है ये जो चर्चा है इस पर, प्रधानमंत्री के आज के इस दौरे पर और उन्होंने जो संबोधन दिया है उस पर लगातार ये चर्चा जो है आगे भी हम जारी रखेंगे।